हेलो जी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि हम एनसीईआरटी का क्लास 12th का कंटिन्यू क्लास चल रहा है यहाँ पे, तो आप अगर बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपीएससी बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं और उसके प्रोस्पेक्टिव से एनसीईआरटी कवर करना चाहते हैं, तो बने रहेंगे हमारे साथ। और कंटिन्यू बने रहने पे ये संपूर्ण बुक जो है वो एक समग्रता के साथ काफ़ी जानकारियाँ देकर समाप्त किया जाएगा। ठीक है। बिहार बोर्ड के या फिर एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप वीडियो को आराम से इसका लुत्फ़ उठा सकते हैं। ठीक है। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं और आज हम इसमें एनसीईआरटी क्लास 12th का आज चैप्टर नंबर 3 हम पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 3 यानी कि 2 चैप्टर हो चुका है। चैप्टर नंबर 1 में राष्ट्र निर्माण की चुनौती है, राष्ट्र निर्माण की चुनौती देख चुके हैं। ठीक है। चैप्टर नंबर 2 में हम देख चुके हैं एक दलीय प्रभुत्व का दौर, एक दलीय प्रभुत्व का दौर। चैप्टर नंबर 1 में हम देखे थे विभाजन विभीषिका, विभाजन के कारण समस्या, और उसके बाद देखे थे सेकेंड स्टेप में उसी में 565 देशी रियासत का विलय होता है और अखंड भारत का निर्माण होता है। उसके बाद उसी में भाषाई आधार पर राज्य की मांग जो चल रही थी हम उसको भी देखे थे। ठीक है। चैप्टर नंबर 1 में ये 3 स्टेप देखे थे। चैप्टर नंबर 2 में एक दलीय प्रभुत्व का दौर, जहाँ जो है शुरुआत में आप देखिए देश जो है स्थापित हो चुका था। अब देश में समस्या था, लोकतंत्र स्थापित करने में एक चुनौती था। लोकतंत्र स्थापित करने के लिए सबसे पहले लोकमत का निर्माण करना है। तो लोकमत का निर्माण कब होगा? जब हमारे पास एक मजबूत चुनाव प्रणाली का गठन होगा। चुनाव प्रणाली का गठन किया था 1950 में, चुनाव आयोग का गठन होगा और उसके बाद चुनाव कराया जाएगा। और उसी में हम पढ़े थे शुरुआत के 15 वर्ष तक कांग्रेस का प्रभुत्व, और उसके बाद कांग्रेस के प्रभुत्व के बाद विपक्षी पार्टी का विचारधारा किस प्रकार से रहेगा और विपक्षी पार्टी का क्या भूमिका रहेगा उस प्रभुत्व में। ठीक है। तो ये 2 चैप्टर में हम डिस्कस कर चुके हैं और आज हम देखेंगे नियोजित विकास की राजनीति। तो 2 समस्या हम निपटा चुके थे। लोकतंत्र स्थापित हो चुका था, हमारा देश एक राष्ट्र के रूप में स्थापित हो चुका था, आंतरिक समस्या सुलझा चुके थे। अब तीसरी समस्या थी हमारे पास कि भारत को आगे कैसे ले जाए, आर्थिक विकास कैसे किया जाए भारत का, सबके साथ और सबका विकास का जो हम लक्ष्य निर्धारित किए थे उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसको कैसे सक्रिय किया जाए। ठीक है। तो अगला हमारा चुनौती था नियोजित विकास, यानी कि सबको साथ लेकर के किस प्रकार से विकास की अवधारणा को प्रस्तुत किया जाए। तो नियोजित विकास अगला चुनौतियां था और इसको भी बखूबी हमारे राष्ट्र निर्माता या फिर हमारे जो है तत्कालीन समय के प्रशासनिक अधिकारी और राजनेता जो थे वो बखूबी इसका वहन करते हैं और हमारे देश को आज इतनी बड़ी विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में कहीं न कहीं नींव रखने में उन लोगों का एक महत्वपूर्ण योगदान दिखता है। ठीक है। चलिए तो यहाँ देखेंगे शुरुआत के विकास की मुख्य बहसें क्या थी। मतलब कुछ समस्या जैसे विकास किस आधार पर तय किया जाए, रूपरेखा कैसा प्रस्तुत किया जाए। जैसे आमतौर पर घर में देखते होंगे कि घर के कुछ लोग कहते हैं कि नहीं दुकान खोल लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, है ना। कुछ लोग कहते हैं नहीं सरकारी नौकरी का तैयारी कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कुछ लोग कहेंगे नहीं वो व्यापार हम लोग जो है बाहर से ला करके एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का काम करेंगे। तो इस प्रकार के घर का अर्थव्यवस्था चलाने के लिए बहस छिड़ता है आपसी सगे संबंधी में या फिर अपने परिवारजनों के बीच, और अंततः जो है हम लोग एक निष्कर्ष पर आते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी उसी प्रकार की अवधारणा रहेगी। भारत में सब नीति निर्माता और भारत के राजनेता के बीच एक बहस छिड़ेगी और उसी बहस के अनुरूप हम विकास की रूपरेखा को तय करेंगे आगे चल करके। ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत में विकास की कुछ मुख्य बहस होगी और उस मुख्य बहस में कुछ निष्कर्ष निकल करके आएगा। उसके बाद विकास की रूपरेखा तय करेंगे और उसके बाद अंततः इस चैप्टर में हम देखेंगे कि विकास की रूपरेखा के बाद वो निष्कर्ष के रूप में हमको फायदा क्या मिलता है ना। और उसके बाद फायदा के बाद हम अगला चुनौती के रूप में क्या मिलता है और अगला रिफॉर्म्स के लिए क्या स्टेप उठा सकते हैं वो देखेंगे। ठीक है। तो ये होगा शुरुआत के विकास की मुख्य बहसें थी। तो हम आज इसी पर बहस करेंगे। इसके आगे और भी इसमें 2-3 चैप्टर, इसमें 2 से 3 क्लास चलेगा। तो आज है तो बहस जो है वो किस प्रकार का होगा। तो राजनीतिक फैसला और विकास के बीच में कुछ समय के लिए बहस चलता है। जैसे राजनीतिक फैसला किस प्रकार से लिया जाए, विकास को आगे रख करके लिया जाए, है ना, या फिर देश हित को आगे रख करके लिया जाए। देखिए तो आगे बढ़ते हैं। जैसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं प्रमुख क्षेत्र के रूप में उड़ीसा, जो एनसीईआरटी पहला स्टेप में ही दिया हुआ है। उड़ीसा का एग्जाम्पल दिया है
जहाँ लौह अयस्क का भंडार मिलता है और वैश्विक स्तर पर लोहा की मांग भी रहती है। अब सरकार को लगता है वहाँ उड़ीसा सरकार जो है वो निवेश की आशा में विदेशी कंपनी या फिर सरकार को लगता है कि हम बाहरी लोगों को आमंत्रित करते हैं, निवेश आएगा, उससे हमारा रोजगार बढ़ेगा और उड़ीसा का विकास होगा। ठीक है, ये सरकार की अवधारणा थी और उस क्षेत्र की अवधारणा थी जब लौह अयस्क का वहाँ निकलना शुरू हुआ। तो लेकिन वहीं दूसरी ओर अन्य लोगों की समस्याएं उसी से जुड़ी हुई थी, यानी कि आदिवासी क्षेत्र में वो लौह अयस्क निकला था तो आदिवासी लोग उससे विस्थापित होंगे, तो इनका समस्या से जुड़ेंगे आदिवासी। दूसरा, पर्यावरण को खतरा होगा, है ना, तो ये समस्या था। अभी दोनों को संतुलित करके कैसे हम विकास को लेकर के चलेंगे। तो वहीं एक और जहाँ हमको औद्योगिक विकास का जहाँ मिलता है, हमको एक विकल्प के रूप में खनिज के रूप में खनिज मिला, तो एक औद्योगिक विकास का विकल्प हमारे पास मिल गया कि हम औद्योगिक विकास कर सकते हैं। हमारे पास खनिज है, वैश्विक स्तर पर मांग भी है, खनिज इतना है कि हम विदेश से या अन्य जगह से पूंजीपति को आमंत्रित कर सकते हैं, उद्योग लगाएंगे, रोजगार मिलेगा, गरीबी हटेगा और हमारे क्षेत्र का विकास होगा, सामाजिक आर्थिक न्याय मिलेगी। तो सरकार का नजरिया बिल्कुल सही था, लेकिन वहीं चुनौतियां आ रही थी कि आदिवासी लोगों को विस्थापन हो रहा था, विस्थापन यानी कि दूसरे जगह जाना पड़ रहा था। वही पर्यावरण प्रदूषण की समस्या भी उत्पन्न हो रही थी। यहाँ ये समस्या आ रही थी कि अब हम किस प्रकार से विकास लेकर के चले, हम किस प्रकार के अवधारणा को अपनाएं कि हमारा जो है लौह अयस्क का दोहन भी हो जाए, हमारे क्षेत्र का विकास भी हो, रोजगार भी वृद्धि हो और पर्यावरण को भी नहीं नुकसान हो और आदिवासी का विस्थापन भी रुक जाए। ठीक है, तो अब हम किस प्रकार से अवधारणा को अपनाएंगे, तो चलते हैं। अब देखिए, विकास का मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है ना। जैसे एक वृद्धि और विकास पढ़े होंगे, ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 3 में पढ़े होंगे, क्लास 12th में एनसीईआरटी। ठीक है, तो वृद्धि और विकास पढ़े होंगे, मानव विकास चैप्टर ये, उसमें मानव विकास चैप्टर में पढ़े होंगे। तो वृद्धि जहाँ जो है वो मूल्यात्मक बढ़ोतरी को दर्शाता है और वही विकास जो है वो सर्वांगीण वृद्धि को दर्शाता है। मूल्यात्मक वृद्धि और सर्वांगीण वृद्धि अलग है। सर्वांगीण वृद्धि का तात्पर्य होता है सभी तरीके से विकास, सिर्फ मूल्य में नहीं, यानी कि मान लिया जाए किसी क्षेत्र का विकास हो गया, यानी कि सब प्रति व्यक्ति आय 20,000 रुपया है तो आने वाले समय में 1.5 लाख हो गया, लेकिन वहाँ जो है ना ही रहने की सुविधा सही से, ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम नहीं सही है, उस देश की लॉ एंड ऑर्डर यानी कि कानून और व्यवस्था नहीं ठीक है ना, अव्यवस्था फैली रहती है। उसके बाद वहाँ के लोगों में शिक्षा नहीं है, झगड़े होते रहते हैं आए दिन। तो ये विकास नहीं है, ये वृद्धि है, जो लोग पैसे के रूप में आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन वही देखा जाएगा तो 20,000 से 40,000 हुआ है प्रति व्यक्ति आय किसी क्षेत्र की, लेकिन वहाँ शिक्षा भी अच्छा है, ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम वहाँ का अच्छा है, कनेक्टिविटी अच्छा है ना। वहाँ ये न्याय और व्यवस्था भी सुचारू रूप से चलता है, सरकार का कानून भी सब लोग मानते हैं। तो वो क्षेत्र, एक दूसरा क्षेत्र जो बताएं जहाँ सब प्रति व्यक्ति आय कम बढ़ा है, लेकिन एक तरीके से व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हुआ है। वही दूसरी तरफ हम बात की, व्यक्ति में वृद्धि हुआ है, उसके आय में वृद्धि हुआ है, सिर्फ उनके अंदर सर्वांगीण विकास नहीं हुआ है ना। तो विकास का मतलब संपूर्ण चीजों को लेकर साथ में लेकर के चलना और संपूर्ण समाज को एक ऊंचाइयों पर लेकर के जाना, है ना, सभी तरीके से, सभी वर्ग को लेकर के, सभी समुदाय को, सभी संस्कृति को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो विकास का मतलब क्या होगा, तो विकास का मतलब ही सभी वर्ग के लिए अलग अलग होता है ना, उनके अनुसार अलग अलग होता है। लेकिन ऐसे ओवरऑल जो होलिस्टिक अप्रोच देखा जाए तो विकास का मतलब तो वही बताएं आप लोग का कि एक सर्वांगीण दृष्टिकोण, समाज को बढ़ावा देने का एक सर्वांगीण दृष्टिकोण ही विकास कहलाता है। ठीक है, तो आदिवासी हेतु उनके हित की रक्षा, उनके लिए विकास था। वही देखेंगे तो कृषक, मजदूर, श्रमिक को सामाजिक आर्थिक न्याय, उनके लिए विकास था, है ना। और वही सबकी जरूरत की पूर्ति और आपसी सहमति भी एक प्रकार का विकास की अवधारणा को व्यक्त करता है ना। और उसके बाद लोकतंत्र कायम करना, यानी कि भारत जो है एक लोकतांत्रिक व्यवस्था था, तो लोकतंत्र को भी सुचारू रूप से चलाना वो भी विकास को दर्शाएगा, यानी कि लोकतंत्र में भी उपलब्धि हासिल करना वो भी विकास की अवधारणा को दर्शाएगा। तो सभी का प्रोस्पेक्टिव अलग अलग है विकास को लेकर के, है ना। तो अब देखेंगे कि क्या ऐसा संभव है, क्या ऐसा सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए, पूंजीपति के हित को भी ध्यान में रखते हुए, श्रमिक के हित को भी ध्यान रखते हुए, कृषक के हित को भी, मजदूर के हित को भी, उसका लोकतंत्र और आदिवासी सभी के हित को ध्यान में रखते हुए हम देश को आगे बढ़ाएंगे किस प्रकार से, और अगर बढ़ा पाएंगे तो क्या ऐसा संभव है,
तो देखेंगे, है ना। अब एक ही बार में बोल दें कि संभव है या नहीं, वो तो उचित नहीं है, तो आगे चल करके पता चल जाएगा ऑटोमेटिक क्या ऐसा संभव है कि नहीं। अब देखिए यहाँ राजनीतिक टकराव का भी मुद्दा कुछ उत्पन्न होता है ना, सामाजिक समूह के बीच तौला जाना, है ना, यानी कि विकास को जो है वो सामाजिक समूहों के बीच तौला जाता है, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग। निम्न वर्ग के लोगों की आर्थिक स्थिति क्या है, निम्न वर्ग के लोगों की सामाजिक स्थिति क्या है, उच्च वर्ग के लोगों की किस प्रकार की स्थिति है, वो उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार करते हैं निम्न तबके के लोगों के साथ, है ना, वो भी विकास की अवधारणा को दर्शाता है। तो ये भी एक तरीके का राजनीतिक टकराव था। कई लोग बोल रहे थे कि सामाजिक विकास जो है वो एक तरीके से सामाजिक विकास दो वर्गों के बीच विकास को दर्शाता है, दो वर्ग के बीच की खाई कितना है सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को लेकर के, ठीक है, वो भी। उसके बाद कुछ लोग को कहना था कि वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी की तुलना, है ना, कुछ लोग वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी की तुलना करके विकास को देखा करते थे कि भविष्य में हम लोग की प्रति व्यक्ति आय 10,000 रुपया थी और अब प्रति व्यक्ति आय 20,000 हो चुकी, तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। भविष्य में औद्योगिकरण 10% था और अब औद्योगिकरण की वृद्धि हो चुकी है, 20% चली गई है, तो वहाँ विकास को तो भविष्य और वर्तमान की पीढ़ी को तुलना करके कोई लोग दर्शा रहे थे। अब समस्या यह था कि इस सबको साथ लेकर सभी विचारधारा को एक साथ लेकर के चलना है, और एक साथ लेकर के चलेंगे तो किस प्रकार की विकास की अवधारणा को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। और जब विकास सबको एक साथ लेकर के चलेगा, कौन चलेगा ये लेकर के, क्या जनता चलेगा या फिर विशेषज्ञ चलेंगे या फिर राजनीतिज्ञ चलेंगे? सबकी बात को लेकर के एक साथ निर्णय इसमें कौन लेगा? इतने व्यक्ति, सबकी अपना अलग अलग अवधारणा है और सभी व्यक्ति को निर्णय लेने का अधिकार देना उचित है, लेकिन अगर देखा जाए कि अगर कोर पॉइंट से निर्णय लेने की बात की जाती है तो वहाँ प्रशासनिक व्यक्ति जो है वो निर्णय में मुख्य भूमिका अदा करते हैं, जैसे राजनेता वगैरह हो गए, है ना, अधिकारी वगैरह हो गए, है ना। तो आखिर निर्णय कौन लेगा? ये टोटल सामाजिक व्यवस्था पर, आर्थिक व्यवस्था पर, मजदूर के हित पर, सामाजिक आर्थिक स्थिति पर, आदिवासी की स्थिति पर निर्णय कौन लेगा? क्या जनता को खुद दिया जाएगा निर्णय या फिर किसी विशेषज्ञ की राय ली जाएगी? विशेषज्ञ का तात्पर्य हुआ विशेष जानकारी रखने वाले लोग, या फिर राजनीतिज्ञ हो सकते हैं या अधिकारी हो सकते हैं। और अगर जनता को निर्णय लेने के लिए दिया जाएगा तो जनता किस प्रकार का परिणाम उसका निकलेगा, और विशेषज्ञ अगर निर्णय लेते हैं तो किस प्रकार का परिणाम निकलेगा। आइए आगे देखते हैं, ठीक है। तो देखिए, जनता की भावना को सबसे पहले विकास को कैसे लेकर के आगे बढ़ना है, तो जनता की भावना को समझते हुए राजनीतिक निर्णय जनता को भी लिए जाने का कुछ अधिकार दिया जाना चाहिए, है ना। उसके बाद सबकी बातों को मानते हुए, सबकी स्थिति को ध्यान में रखते हुए, सब वर्ग, सब समुदाय, सामाजिक आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए विकास की अवधारणा को तय किया जाना चाहिए, है ना, विकास की रूपरेखा को तय किया जाना चाहिए। तो अब विकास का अर्थ क्या होगा? तो एक देखिए, सामाजिक आर्थिक समृद्धि भी दर्शाता है विकास, सामाजिक आर्थिक समृद्धि और सामाजिक आर्थिक न्याय, ये भी विकास को दर्शाता है ना। तो विकास का एक अन्य अर्थ, जैसे पीछे भी हम बात कर चुके हैं, ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब विकास की धारणाएं अब वैश्विक अप्रोच में देखा जाएगा तो किस प्रकार का है ना, वैश्विक अप्रोच पर देखा जाएगा, वैश्विक स्तर पर अगर देखा जाएगा, विभिन्न देश की स्थिति के आधार पर देखा जाएगा तो, है ना, तो वहाँ विकास की अवधारणा किस प्रकार का है। जैसे पश्चिमी अवधारणा, है ना, पश्चिमी अवधारणा कैसा है विकास का? तो आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना, आधुनिकीकरण, भौतिकवादिकता को बढ़ावा देना, औद्योगिकरण को बढ़ावा देना, पुरानी सामाजिक अवधारणा टूटना और भौतिक प्रगति और वैज्ञानिक तकनीकी और तर्क बुद्धि जो है, ये पश्चिमी अवधारणा है विकास की, है ना। यानी कि आधुनिकीकरण को अगर हम बढ़ावा देंगे, और यहाँ आधुनिकीकरण का तात्पर्य है कि हम सामाजिक आर्थिक जो है विकास को लेकर के चलेंगे, यानी कि आधुनिकीकरण का तात्पर्य है विचारधारा में आधुनिकता आना, पुरानी रूढ़िवादी मान्यता को हटा करके तर्क वितर्क के आधार पर निर्णय लेना, है ना, सभी के हित की सोचना, वो हुआ आधुनिकीकरण। औद्योगिकरण का मतलब हुआ वस्तुओं के उत्पादन को तेजी लाना, व्यक्ति के जगह मशीनों का उपयोग ज़्यादा करना, ताकि आर्थिक समृद्धि हो, रोजगार में वृद्धि हो, है ना, देश का भी आर्थिक विकास हो, रोजगार में वृद्धि होगा। पुरानी सामाजिक अवधारणा, वही रूढ़िवादी मान्यता को अलग करना,
वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना और तर्क बुद्धि को वैल्यू देना रूढ़िवादिता पर, ठीक है, रूढ़िवादिता को हटाना और तर्क बुद्धि को बढ़ावा देना। तो ये है पश्चिमी अवधारणा। तो कुछ लोग पश्चिमी अवधारणा को व्यक्त करते थे कि पश्चिमी अवधारणा को आगे लेकर के चलना है ना। और कुछ लोग जो है वो बोलते थे कि पश्चिमी अवधारणा उचित नहीं है। जैसे राम मनोहर लोहिया का वक्तव्य था कि पश्चिमी औद्योगिकरण या पश्चिमी विकास को अपनाना एक महज हमारे लिए बेवकूफ़ी ही है। हम भारत का विकास नहीं कर रहे हैं, भारत का औद्योगिकरण नहीं कर रहे हैं, हम भारत को पुरानी मशीन और कूड़े कचरे का अजायब घर बना रहे हैं। जैसे हम लोग पुरानी मशीनों को खरीदा करते थे अमेरिका से और यूरोप से, तो उसी पर वक्तव्य दिए थे कि विकास का भारत का स्वतंत्र विचार होना चाहिए, पश्चिमीकरण की तरह विचार नहीं होना चाहिए, उससे हट करके होना चाहिए, हमारा स्वतंत्र विचार होना चाहिए, दूसरे का कॉपी पेस्ट करना उचित नहीं है। ये राम मनोहर लोहिया का कथन था, है ना, जो सामाजिक विचारधारा से प्रेरित थे। ठीक है, चलिए अब विकास का दो विकल्प हमारे पास था वैश्विक स्तर पर। एक समाजवादी विचारधारा जिससे सोवियत था। असमाजवादी विकास का अर्थ क्या हुआ? समाजवादी का तात्पर्य हुआ संपूर्ण पूंजी का अधिकार जो है वो सरकार के हाथ में होगा। संपूर्ण विश्व का देश का या राज्य का संपूर्ण संसाधन किसके हाथ में रहेगा? तो सरकार के हाथ में रहेगा। निर्णय सरकार लेगी सब कुछ पर। ठीक है, प्राइवेट यानी कि कुछ भी नहीं रहेगा, सब कुछ सरकारी रहेगा। ये था समाजवादी विचारधारा। और सोवियत संघ इसका सबसे प्रमुख उदाहरण है सोवियत संघ, और बहुत अच्छा इसका उदाहरण प्रस्तुत कर चुका था सोवियत संघ 1930 से 40 के दशक में अचानक तेजी से विकास दर्शा करके। जहां विश्व आर्थिक मंदी में चपेट में गुजर रहा था, जहां विश्व जो है प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध से प्रभावित होकर के विकास को बढ़ाना चाह रहा था, वहीं सोवियत संघ जो है समाजवादी को बढ़ावा दे करके तेजी से विकास करता है ना। तो ये भी विश्व को एक तरीके से ये भी विकल्प हमारे पास मौजूद था, समाजवादी विकल्प की हम ये भी अपना सकते हैं। दूसरा विकल्प था पूंजीवादी विकल्प, जो ब्रिटिश था ही ऑलरेडी पूंजीवादी, है ना। और अमेरिका जो था वो पूंजीवादी विकल्प के रूप में हमारे पास सामने था। ये हम पूंजीवादी विकल्प भी अपना सकते हैं, जहाँ सरकार यानी कि स्वामित्व जो है, संपत्ति पर स्वामित्व जो है वो निजी व्यक्ति के हाथ में हो, है ना। संपत्ति पर स्वामित्व निजी व्यक्ति के हाथ में, उसे क्या बोलते हैं? पूंजीवादी बोलेंगे। और जहाँ संपत्ति का स्वामित्व जो है वो सरकार के हाथ में हो, पब्लिक के हाथ में हो, सभी लोगों के हाथ में हो, उसे क्या बोलते हैं? समाजवादी बोलते हैं, समाज के हाथ में हो। ठीक है, तो पूंजीवादी, जहाँ अमेरिका पूंजीवादी का समर्थन कर रहा था, वहीं दूसरा विकल्प था हमारे पास सोवियत संघ। ये दो विकास का विकल्प हमारे पास उपलब्ध था। भारत सरकार का नजरिया किस प्रकार का था? तो भारत सरकार का नजरिया समाजवादी की तरफ ज्यादा झुकाव था। काहे कि समाजवादी की तरफ झुकाव इस कारण था क्योंकि समाजवादी जो था वो पूंजीपति को तवज्जो कम दे करके मजदूर, किसान, है ना, यानी कि एक ऐसे वर्ग जो समाज की मुख्य धारा से बिछड़ गया है, उस वर्ग को समाज की मुख्य धारा में ला करके देश के विकास की रूपरेखा तय करना, है ना, यानी कि सबको साथ लेकर के चलना, उस अवधारणा पर चल रही थी समाजवादी व्यवस्था, सबका साथ और सबका विकास के साथ, है ना। तो भारत भी इससे प्रभावित था ज़्यादा, और सबसे प्रभावित नेता में से नेहरू जी भी थे। कांग्रेस पार्टी समूचा पार्टी कांग्रेस जो थी वो समाजवादी विचारधारा से प्रभावित थी। कम्युनिस्ट पार्टी भी समाजवादी विचारधारा से, और सोशलिस्ट पार्टी भी समाजवादी विचारधारा से प्रभावित थी। गांधी जी भी समाजवादी विचारधारा से प्रभावित रहते हैं। इसी कारण तो गांधी जी जो है ये ग्रामीण समाज की बात करते हैं। और उसके बाद गांधी जी का एक और कथन है उद्योग को लेकर के, है ना, कि हम लोग को औद्योगिकरण करना चाहिए, लेकिन औद्योगिकरण विकल्प के रूप में करना चाहिए, है ना। औद्योगिकरण को इतना हम बढ़ावा न दे दें कि हम लोग मशीन पर फुल्ली डिपेंडेंट हो जाए। गांधी जी मशीन के पक्ष में थे, लेकिन जहाँ जरूरत है वही मशीनीकरण, वही औद्योगिकरण किया जाए, अन्यथा बेरोजगारी को जन्म देता है। गांधी जी कहीं ना कहीं उस पर्सपेक्टिव से वहाँ सही थे। ठीक है, तो वही समाजवादी विचारधारा से वही गांधी जी लघु उद्योग, कुटीर उद्योग की भी बात करते हैं, है ना, यानी कि सहकारिता को भी बढ़ावा देने की बात करते हैं, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग को भी बढ़ावा देने की बात करते हैं। ये क्यों बोल रहे थे गांधी जी? ताकि जो है सिर्फ पूंजीपति का मार्केट पर अधिकार ना हो, समाज पर पूंजीपति का अधिकार ना हो, अधिकार जो है वो छोटे छोटे रूपों में बट जाए, विकेंद्रीकृत हो जाए, है ना, शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो जाए, पूंजी का भी विकेंद्रीकरण हो जाए। गांधी जी एक और बोले थे कि संसाधन का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए एक व्यक्ति के पास, संसाधन का विकेंद्रीकरण होना चाहिए।
उसके बाद गांधी जी का एक और वक्तव्य है कि पूंजीपति महज संपत्ति का संरक्षक होना चाहिए, है ना, संपत्ति का उपभोक्ता नहीं होना चाहिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार से नेहरू जी की भी विचारधारा उसी प्रकार की थी, समाजवादी विचारधारा, है ना। नेहरू जी की एक लाइन है कि वो बोलते हैं कि हम अपनी गलतियों से सीखेंगे, है ना। हम आदर्शवादी दृष्टिकोण नहीं अपनाते हैं किसी भी चीज को लेकर के, हम अपनी गलतियों से सीखेंगे। तो वही जो है कुल मिलाकर बात यह है कि समाजवादी विचारधारा के पक्ष में ज्यादा थे, चाहे वो जेपी जयप्रकाश नारायण हो, राम मनोहर लोहिया हो जाए, सच्चिदानंद सिन्हा हो जाए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाए, या फिर नेहरू जी और गांधी जी हो जाए, सभी जो है समाजवादी विचारधारा से प्रभावित थे। तो हमारा झुकाव इस तरफ थोड़ा ज्यादा था। लेकिन हम पूर्णतः समाजवादी भी नहीं अपना सकते थे, क्योंकि शीत युद्ध का दौर चल रहा था और शीत युद्ध से हम लोग साइड होना चाहते थे कि शीत युद्ध में दो राष्ट्र के बीच संघर्ष के बीच में हम लोग पड़ जाते हैं। अभी नया नया राष्ट्र निर्माण हुआ था तो समस्याएं खड़ी हो सकती थी, ठीक है। शीत युद्ध एक विचारधारा की लड़ाई है जो रूस और अमेरिका के बीच में हुई थी। कुछ नहीं, अमेरिका चाहता था कि पूंजीवादी व्यवस्था श्रेष्ठ है और रूस चाहता था कि कौन सी व्यवस्था श्रेष्ठ है, रूस चाहता था कि समाजवादी व्यवस्था श्रेष्ठ है। तो जो देश समाजवादी व्यवस्था को अपनाता था उसको अमेरिका अपना दुश्मन मान लेता था, और जो देश पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाता था उसको रूस अपना दुश्मन मान लेता था। और इस पर्सपेक्टिव से दोनों में आपसी टकराव होते रहता था। वही वैचारिक लड़ाई को ही शीत युद्ध कहा गया, ठीक है। सामाजिक विकास सरकार का लक्ष्य था, है ना। वैसे भी भारत सरकार का आजादी के बाद वैसे भी लक्ष्य था कि सामाजिक विकास को बढ़ावा दिया जाए, है ना। अब वैश्विक नियोजन को अगर देखा जाएगा तो वैश्विक नियोजन की स्थिति क्या थी उस समय, तो यूरोप में मंदी चल रही थी, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, है ना। जापान और जर्मनी जो है वो पूर्णतः बर्बाद हो चुके थे द्वितीय विश्व युद्ध में, और वो अपने आप को पुनः स्थापित भी कर चुके थे। उसके बाद सोवियत संघ, है ना, सोवियत संघ 1930 और 40 में अचानक बहुत तीव्र गति से आर्थिक विकास को दर्शा चुका था, है ना। तो ये सब देख करके भी एक तरीके से हम लोग कुछ वहां से भी सीख ले सकते थे कि हम किस प्रकार की विकास की अवधारणा को अपनाएं, ठीक है। वहीं अगर देखा जाए तो नियोजन का एक सबसे उदाहरण के रूप में दिखता है आधुनिक भारत में 1944 में बॉम्बे प्लान के रूप में, जो कुछ उद्योगपति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें रतन टाटा रहते हैं, बिरला रहते हैं, और उसके बाद लाल श्री राम, इनके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है बॉम्बे प्लान। और बॉम्बे प्लान कुछ नहीं था, औद्योगिक विकास की बात करते हैं ये लोग एक तरीके से, है ना। यानी कि भारत को पूंजीपति, और पूंजीपति तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने को लेकर के बॉम्बे प्लान प्रस्तुत किया जाता है ना। ये एक तरीके से प्रस्तुत करता है भारत की विकास की अवधारणा को, और आगे चल करके भारत जो है वो योजना आयोग का गठन करेगा, है ना। योजना आयोग जो अगला क्लास में देखेंगे, योजना आयोग का गठन करेगा, और योजना आयोग के आधार पर, योजना आयोग क्या है वो अगला क्लास में देखेंगे। योजना आयोग के आधार पर 5 वर्ष का समय निर्धारित किया जाएगा, और उस 5 वर्ष में विकास के टारगेट लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा। उस विकास के लक्ष्य को किस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ेंगे लेकर के, है ना, वही हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना। तो आज हम देख लिए नियोजन विकास की राजनीति का पहला टॉपिक, शुरुआत के विकास की मुख्य बहस क्या थी। तो आज तो सिर्फ हम बहस पर बात किए हैं। अगला क्लास में देखेंगे भारत के विकास की जो आधारभूत संरचना जो है, या विकास का नींव जो पड़ता है, वो योजना आयोग के रूप में पड़ता है ना, 5 ईयर प्लान के रूप में पड़ता है। और वो 5 ईयर प्लान किस प्रकार से काम करता था, वो भारत के लिए आर्थिक विकास के लिए नींव के रूप में किस प्रकार से काम किया, और वर्तमान भारत तक पहुंचाने में उसका क्या योगदान रहता है ना। तो उसी पे बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अभी तक आपने क्लास में बने रहे हैं अभी तक, तो आई होप कि आपको क्लास अच्छा लग रहा होगा पढ़ने में। तो अपने मित्रों के साथ शेयर कर देंगे, और क्लास में पूरा बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।